नमस्कार। हम बात कर रहे थे भारत की अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं। आज हम बात करेंगे नियोजित एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत की जब आज़ादी के बाद विकास करने की बात आई तो भारत सरकार ने पूंजीवाद, समाजवाद, सभी प्रकार के जो अर्थव्यवस्थाएं थी विश्व में उनका अध्ययन किया और उन्हें ये लगा कि यदि हम पूर्ण रूप से पूंजीवाद की तरफ बढ़ेंगे तो हम हमारे गरीब लोगों का, गाँव में रहने वाली जनता का, उनको मूलभूत सुविधाएं, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, क्योंकि पूंजीवाद का उद्देश्य मुख्य जो रूप से लाभ कमाना होता है। दूसरी बात, पूर्ण रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी आप तभी लोगों को तक फ़ायदा पहुंचा सकते हो जब आपके पास पूंजी के संसाधन बहुत अच्छे हों। तो भारत की स्थिति आर्थिक रूप से भी अच्छी नहीं थी। अतः भारत सरकार ने डिसाइड किया कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों समान रूप से कार्य करेंगे। कुछ मूलभूत सुविधाओं वाले उद्योग थे, मूलभूत आवश्यकताओं वाले उद्योग थे, उनका संचालन सरकार द्वारा किया जाएगा और अन्य उद्योगों का संचालन निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करने का कार्य प्रारंभ किया। भारत सरकार ने 5 साल का एक टारगेट लेके और 5 साल के लिए योजनाएं बनाना प्रारंभ किया। हमने पहले ही बता दिया कि हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में सब एक बहुत बड़ा जो बदलाव आया 1991 का उदारीकरण का दौर आया। मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। उन्होंने देखा कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो रिजर्व कैटेगरी के जो उद्योग थे, जिनके क्रियान्वयन का कार्य सरकार द्वारा ही किया जा रहा था, उसमें उन्होंने थोड़ी ढील देने का प्रयास किया और ये प्रयास किया कि निजी क्षेत्र को भी उन उद्योगों में एंटर होने की परमिशन दी जाए। मतलब अपने आप को उदार बनाया। जो रिजिडिटी थी हमारी, उसमें उदारिता का एक अंश हमने बढ़ाया और निजी क्षेत्र को भी हमने योगदान के लिए प्रेरित किया। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि निजीकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण, बाजारीकरण के कारण उद्योग, विदेशी व्यापार, वित्त, बैंकिंग, ये जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र ने पैसा लगाना स्टार्ट किया और इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी। सरकारी सेक्टर का निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा बढ़ी। प्रतिस्पर्धा आपको पता है, व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा हमेशा कार्यकुशलता को बढ़ाती है। कॉम्पिटिटिव मार्केट में कस्टमर को फ़ायदा होता है, विक्रेता को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि उसे अपने उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने का मौका मिलता है। प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो वो एक तरफा जो उत्पाद उसका है उसी को बेचते हुए अपनी मोनोपोली स्टार्ट कर देगा और एक स्तर पे आके उसमें कमी आना प्रारंभ हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उस समय कार्य कर रहे थे, तो सरकार ने प्रयास किया कि निजी क्षेत्र के उपक्रमों को भी खोला जाए और जो सुविधाएं जनता को नहीं मिल पा रही हैं, कुछ कानूनी बंदिशों के द्वारा उन सुविधाओं को जनता तक पहुंचाया जाए। जैसे बैंकिंग सेक्टर है, सरकारी सेक्टर कार्य कर रहा था, लेकिन निजी सेक्टर को भी कुछ बाउंडेशन लगाई गई कि आपको गाँवों में ब्रांचें खोलनी पड़ेंगी, आपको ग्रामीण इलाकों में लोन देना पड़ेगा, आपको प्राथमिक सेक्टर में लोन देना पड़ेगा। इस प्रकार की बाउंडेशन लगाई गई ताकि सभी लोगों को फ़ायदा पहुंच सके।
अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रवृत्ति पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र हैं और शहरी क्षेत्र हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सोच अलग है, विचार अलग हैं, रहन सहन के तरीके अलग हैं। इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में लोगों के विचार, सोच, रहन सहन के तरीके अलग हैं। और रहन सहन, विचार, सोच का आपकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, आपके व्यापार पर प्रभाव पड़ता है, आपके उद्योगों पर प्रभाव पड़ता है। इन सभी का प्रभाव के कारण आपके उत्पाद खरीदने के तरीके और आप क्या उत्पाद खरीद रहे हो उन पर फर्क पड़ता है। आपकी अगर भौतिकवादी सोच है तो आप भौतिक उत्पादें जो हैं उनका उपभोग करने के लिए हमेशा प्रेरित होते रहेंगे और उनको खरीदते रहेंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर आपकी सोच आध्यात्मिक विचारों वाली है तो आप भौतिक सुख सुविधाओं से दूर बढ़ने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र जो हैं उनमें अंतर अगर आपको देखना है तो आप देखिए, सबसे बड़ा अंतर तो आपको यातायात के साधनों में ही मिल जाएगा। आपको वहाँ पे ऊँट गाड़ी देखने को मिल जाएगी, वहाँ बैलगाड़ी देखने को मिलेगी, घोड़ा गाड़ी देखने को मिलेगी, खच्चर देखने को मिलेंगे। मतलब आपके जो यातायात के साधन हैं वो छोटे स्तर के साधन आपको देखने को मिलेंगे। कुछ गांवों में आपने आजकल देखे होंगे जुगाड़ चलते हैं। एक जुगाड़ी तरीके से यातायात का एक साधन बनाया गया है जो ट्रांसपोर्टेशन के काम में लिया जाता है। वो गाँवों में ही देखने को मिलेगा क्योंकि शहरों में उसको चलने की परमिशन नहीं होती। और शहरों में इसके विपरीत आपको देखने को मिलेंगे रेल, कार, आपको हवाई जहाज, ये सब आपको शहरों में देखने को मिलेंगे। उद्योग धंधों की बात करें तो वहाँ पे गाँव में छोटे उद्योग मिलेंगे। ज़्यादातर उद्योग कृषि से संबंधित उद्योग जिन्हें हम नहीं कहें, छोटे छोटे काम करते हुए लोग मिल जाएंगे, कृषि से संबंधित कार्य करते हुए मिल जाएंगे। शहरों में देखें तो बड़े बड़े कारखाने आपको दिखेंगे, बड़े उद्योग संस्थान दिखेंगे, बड़े बड़े ऑफिसेज दिखेंगे। और इन्हीं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा जो आर्थिक स्तर है वो गरीबी, भुखमरी, बेकारी, दरिद्रता, इनकी वजह से ये इन सब कमियों के कारण ये बढ़ती जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों। शहरी क्षेत्रों में आपका जीवन स्तर के हिसाब से देखो तो थोड़े बहुत समृद्ध लोग मिलेंगे। लेकिन शहरों में भी दो तरह के समाज बन गए हैं। एक समाज तो जिनका जीवन स्तर बिल्कुल अल्प आय वाला है और उनका जीवन स्तर उस अल्प आय के कारण निर्धनता में बीतता है। दूसरी ओर बहुत अच्छे आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले लोग मिल जाएंगे। तो शहरों में भी एक बहुत बड़ा असमानता का दौर बढ़ गया है। किसी के घर तो आपको बिल्कुल अच्छे अच्छे बंगले दिखेंगे और कोई कुछ झोपड़ियों में जीवन स्तर अपना जी रहे हैं वैसे दिखेंगे। विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था। आपको पता है भारत एक विकासशील राष्ट्र है और आज़ादी के बाद विकासशील राष्ट्र होने के कारण भारत ने अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करना प्रारंभ किया और पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, अलग अलग योजनाएं बनाई। और इन योजनाओं का ही परिणाम है कि हमने आज कृषि, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, उद्योग, यातायात, संचार, इन सब में एक अच्छा स्तर या अच्छा पैमाना पा लिया है। और उस पैमाने को हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो इन क्षेत्रों का विकास बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन फिर भी आज भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो इन मूलभूत सुविधाओं से दूरी बनाए हुए हैं, जिन्हें हम पूर्ण रूप से इन सुविधाओं को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। फिर भी अगर हम ओवरऑल देखें तो हमने आज़ादी से लेकर आज तक 70 सालों में हमने अच्छे स्तर पे प्रगति कर ली है। पिछली क्लासों में हमने बात की थी कि प्रति व्यक्ति आय में जो अंतर है, गैप है, आज़ादी के जस्ट बाद और आज की प्रति व्यक्ति आय में बहुत बड़ा अंतर आ गया है और ये अंतर राष्ट्रीय आय में भी आया है। इसका मतलब विकास तो किया है हमने। बाजार की अपूर्णता, इम्परफेक्शन ऑफ मार्केट। विकसित देशों में मार्केट पूर्ण होता है। पूर्ण से हम ये कह सकते हैं कि लोगों की जो बाइंग कैपेबिलिटी है, खरीदने की शक्ति है,
वो बहुत अच्छी होती है। भौतिक सुख सुविधाओं से वो अपना जुड़ाव रखते हैं और भौतिक सुख सुविधाओं में अपना जो उत्पाद हैं उनका उपभोग करते हैं। जो अल्पविकसित मार्केट है वहाँ पे वस्तु के लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम होती है। बाइंग कैपेसिटी होने के कारण उत्पाद की बिक्री उतनी नहीं हो पाती जितनी अपेक्षित है। श्रम शक्ति है वह अधिक मात्रा में लगी होती है, लेकिन उत्पादक की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। और अनेक कई कारण हैं जिसकी वजह से जो बाजार में जो उत्पाद की बिक्री होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती। अपूर्ण मार्केट के कारण जो साधन उपलब्ध हैं, पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था कि उपलब्ध संसाधनों का उपभोग या उपयोग तरीके से नहीं हो पाता, जिसके कारण उत्पादन की गुणवत्ता प्रभावित होती है, कॉस्ट प्रभावित होती है। हम परंपरागत टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल जो टेक्नोलॉजी है उन्हीं का यूज़ करते हैं, जिसके कारण उत्पादन प्रभावित होता है। जैसे हम कृषि क्षेत्र में ही देखें, आज भी हम पुरानी पद्धति के अनुसार कृषि करते हैं, जिसके कारण जो प्रॉपर उत्पादन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। जबकि दूसरे देश बहुत अच्छी फव्वारा सिस्टम और बूंद बूंद खेती, आज भी हमें बूंद बूंद खेती हमारे आसपास में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान कम है, उसका उत्पादन कम है, लोगों को की अवेयरनेस की कमी है, उद्योगों में नवीन तकनीकों का अभाव है, जिसके कारण उत्पादन की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है। उत्पाद की गुणवत्ता का प्रभाव तब नहीं पड़ेगा जब मार्केट में मोनोपोली होगी, लेकिन यदि मार्केट में प्रतिस्पर्धा है, अन्य उत्पाद उपलब्ध हैं, तो दोनों में तुलनात्मक अध्ययन होगा और वह उत्पाद अधिक प्रभावी होगा, अधिक बिकने वाला होगा, जिसकी गुणवत्ता भी अच्छी है और मूल्य कम है। और हमारे उत्पाद की गुणवत्ता कम और मूल्य क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, इसके कारण बढ़ जाता है, तो मूल्य ज़्यादा होता है, इसके कारण प्रतिस्पर्धा में वह उत्पाद बिक नहीं पाता। मशीनीकरण, हमने कहा कि हम मानव संसाधन पर ज़्यादा डिपेंड हैं, मशीनों का उपयोग हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। नई टेक्नोलॉजी हमारे लिए, हम उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण हमारा उत्पाद के लिए समय भी ज़्यादा लगता है, श्रम भी अधिक लगता है और उसकी लागत बढ़ जाती है।